हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स दो चीजों की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। एक तो है इनहेरिटेंस, फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस एंड सेकंड वन इज वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दो चीजों की स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब बात करते हैं इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है और वेरिएशन का क्या मतलब होता है। तो पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। जो इनहेरिटेंस होता है इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन। जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चों में ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। कहां से? फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से लेके कहा? ऑफस्प्रिंग में। फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग या उनके जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग्स। या इसको हम जनरेशन, दूसरा हम वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे जनरेशन। नेक्स्ट उनकी जनरेशन होती है, उनकी जो प्रोजेनी होती है, नेक्स्ट जनरेशन होती है, जिनके बच्चे होते हैं, उनमें जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, तो इनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इन द डायरेक्ट सेंस इनहेरिटेंस क्या चीज होगी आपके पास? इनहेरिटेंस में होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसमिट हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। और वेरिएशन होती है कि जो ऑफस्प्रिंग या बच्चे होंगे वो डिटो या एग्जैक्ट या कार्बन कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स की। जो उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिन जिन कैरेक्टर से वो डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो ये हो गया आपके पास, दैट इज डिफरेंट कैरेक्टर्स। किनके डिफरेंट कैरेक्टर्स? पेरेंट्स के और ऑफस्प्रिंग के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे उनको हम वेरिएशन बोलेंगे, और जो ट्रांसमिट हो जाएंगे कैरेक्टर्स उनको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो जेनेटिक्स में हम इन दोनों चीजों को स्टडी करते हैं, इसी को जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसमें हम ट्रांसमिशन देखते हैं कैरेक्टर्स की। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी को हम बोलेंगे जेनेटिक्स। अब सेकंड हम बात करते हैं हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये है हमारे पास G.J. मेंडल। ऑब्जेक्टिव वे से भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में इनका पूरा नाम भी लिख लेते हैं साथ में, ग्रीगर जोहन मेंडल। ग्रीगर जोहन मेंडल, ये इनका पूरा नाम है। इनको ही फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। क्यों बोला जाता है इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स? क्योंकि सबसे पहले जो इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर की ट्रांसमिशन है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वो सबसे पहले G.J. मेंडल ने ही दी थी। तो मेंडल ने सबसे पहले इनके बारे में एक्सप्लेन किया था, इसी वजह से इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स मानते हैं। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स में। जो मेंडल है, मेंडल के लॉज की बात हम करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों वे से ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव से ज्यादा ये सब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडल्स लॉ की हम बात कर लेते हैं। मेंडल ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी की थी, जो मटर होते हैं, मटर के पौधे होते हैं, उन पे स्टडी की थी। पी प्लांट्स पे जब इन्होंने स्टडी की तो उन्होंने ट्रांसमिशन देखी, कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। तो जब उन्होंने कैरेक्टर की ट्रांसमिशन देखी तो उनके बेस पे उन्होंने क्या किया? उनका पूरा रिकॉर्ड रखा और उसके बेस पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी। नोट दैट पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट्स। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी, कुछ उसके बारे में अपने व्यूज दिए, उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे कि ये चीज ऐसे होती है। इसको बाद में लॉ बना दिया गया। इन द डायरेक्ट सेंस अगर हम बात करें तो मेंडल ने खुद कोई भी लॉ नहीं दिया है, मेंडल ने दी थी स्टेटमेंट्स, दिए थे अपने पॉइंट्स। लेकिन बाद में कार्ल
कॉरेंस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जर्मनी के हैं ये। इन्होंने इनको कन्वर्ट कर दिया लॉज में, इन द डायरेक्ट सेंस कि मेंडल ने खुद स्टेटमेंट्स दी थी और उनकी डेथ के बाद, उनकी जब डेथ होगी 1884 में उनकी डेथ हो चुकी थी, तो 1901 इसमें दोबारा रीडिस्कवरी हुई थी मेंडल्स की, जो इनकी स्टडी थी, जो उन्होंने पी प्लांट पे स्टडी की हुई थी, उसके दोबारा फिर से रीडिस्कवरी हुई थी। तो उसके बाद इनके मतलब वो 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी की थी, जिसमें एक साइंटिस्ट का नाम था कार्ल कॉरेंस। तो कार्ल कॉरेंस ने ही मेंडल की स्टेटमेंट को मेंडल्स के लॉ बनाया। मतलब कि मेंडल के लॉ, मेंडल ने खुद नाम नहीं दिया था इनको मेंडल्स लॉ, लेकिन कार्ल कॉरेंस ने जब दोबारा इसको पब्लिश किया तो उन्होंने इसको लॉ में कन्वर्ट किया, जो स्टेटमेंट्स थी उनको लॉ में कन्वर्ट किया। तो बात करते हैं मेंडल्स के लॉज की। मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के ऊपर इनके लॉज हैं, इनकी स्टेटमेंट है जिसको कॉरेंस ने मेंडल्स लॉ बनाया। तो इसमें है आपके पास लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर भी एक आता है इसमें। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर एंड डोमिनेंस, इनको सीरीज नहीं दी, इनको नंबरिंग नहीं दी। वैसे तो मतलब कैसे नंबरिंग नहीं दी वो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले देख लेते हैं कौन कौन से लॉ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन and law of independent assortment, independent assortment. There is one more law, law of paired factor, paired factor। इनमें से ये जो 2 लॉ हैं ऊपर के, इनको नंबरिंग नहीं दी गई है। ये जो 2 लॉ हैं इनको नंबरिंग नहीं है। मतलब मेंडल के फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के सेकंड लॉ को हम क्या बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट लॉ। मेंडल के सेकंड लॉ को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से। जो मेंडल के लॉ है उनमें नंबरिंग सिर्फ 2 ही लॉ को दी हुई है। एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फर्स्ट लॉ को नाम दिया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, दीज आर ऑल्सो लॉ, मेंडल्स लॉ, बट इनको नंबरिंग नहीं दी गई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें नंबरिंग नहीं दी गई है। नंबरिंग सिर्फ 2 ही लॉ को दी गई है। तो बात करते हैं 1 बाय 1 किस चीज की, लॉस की। फर्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, नाम इंडिकेट कर रहा है डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब जिसका राज चलेगा। जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल के बेस पे ले लें, तो जैसे तुम लोग क्लास के स्टूडेंट्स हो, देन आप में एक मॉनिटर है, तो मॉनिटर जो है क्लास का, वो पूरी क्लास को डोमिनेट करेगा। या फिर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं, जैसे पूरी आपकी क्लास है, टीचर जब आपकी क्लास में एंटर कर रहे हैं, तो जो अगर साइंस टीचर है आपके पास, आपका बायो टीचर है, या आपका फिजिक्स टीचर है, या आपके पास केमिस्ट्री टीचर है, मैथमेटिक्स टीचर है, अगर वो क्लास में एंटर कर रहे हैं उस टाइम पे बच्चे बिल्कुल शांत होंगे। लेकिन जैसे वो क्लास के बाहर जाते हैं तो पीछे से बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो ये होती है डोमिनेंस, जिसकी प्रेजेंस में बाकी सब कुछ शांत हो जाए। जैसे कि टीचर की प्रेजेंस में बच्चे एकदम से शांत हो गए, तो बच्चे हो गए यहाँ पे रिसेसिव। कैसे हो गए, रिसेसिव। और डोमिनेट कौन कर गया, टीचर डोमिनेट कर गया। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कि 2 कैरेक्टर होते हैं इन केस, अगर हम हाइब्रिड में देखें तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर होंगे। 2 कैरेक्टर में जैसे एक कैपिटल लेटर में हमने इंडिकेट कर लिया, एक हमने स्मॉल लेटर में इंडिकेट कर लिया। टी फॉर टॉल, लेंथ हम देख लेते हैं किसी प्लांट की। जैसे कि ये टीचर हो गया आपके पास और ये स्टूडेंट्स हो गए। तो जब टीचर साथ में है तो स्टूडेंट्स बिल्कुल शांत है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई शरारत नहीं होगी वहां पे। लेकिन जैसे ही टीचर यहाँ से हटेगा, वैसे ही बच्चों की यहाँ पे शरारतें शुरू हो जाएंगी। तो ये हो गया आपके पास, एक डोमिनेट करेगा, एक रिसेसिव रहेगा।
ऑन द होल अगर ये दोनों साथ में है तो करेक्टर कौन एक्सप्रेस करेगा, दिस वन, कैपिटल वाला जो है ये अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। मतलब कैपिटल टी से प्लांट टॉल होगा, स्मॉल टी से प्लांट छोटा रह जाएगा, ड्वार्फ रहेगा। तो अगर ये दोनों इकट्ठे हैं तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। लेकिन अगर ये अकेला है तो प्लांट कैसा रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं जिसकी प्रेजेंस में बाकी सब कैरेक्टर हिडन हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेटिंग। तो यहाँ पे ये कौन डोमिनेट कर रहा है, टी डोमिनेट, कैपिटल वाला जो लेटर है दैट इज डोमिनेटिंग और जो दूसरा है दैट इज रिसेसिव। तो दो अगर यहाँ पे आपके पास एलील है, दो कोई आपके पास यहाँ पे कैरेक्टर है, तो यहाँ पे इस मतलब जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये किसी जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आप पेयर में डिनोट करते हो, तो वैसे जीन में दो एलील होते हैं, इसको हम पेयर में ही डिनोट करते हैं कि जो जीन है आपके पास यहाँ पे दो, ये भी एलील है और ये भी एलील है। स्पेलिंग लिख लेंगे साथ में, एलील क्या है, सिंगल है तो ये एलील है, अगर ये पेयर में है तो इसको हम जीन बोलेंगे। तो ये जीन है, ये एलील अपना ट्रेट, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ये वाला एलील अपना। लेकिन जब दोनों साथ में होंगे तो कौन सा वाला करेगा, जो डोमिनेटिंग होगा, डोमिनेट करेगा, वही अपने कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस करेगा। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर की। सेकंड हम बात करते हैं लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। ये जो जीन है, जीन, इसी को मेंडल ने नाम दिया था फैक्टर। मेंडल ने जीन को क्या कहा था, फैक्टर। फिर से रिपीट कर रही हूं, मेंडल ने जीन को नाम दिया था फैक्टर। तो मेंडल ने जीन को क्या कहा, फैक्टर कहा। तो अदरवाइज जो मेंडल पोस्ट मेंडेलियन स्टडीज हैं उनमें सब में हम फैक्टर नहीं करेंगे, उनमें सब में हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। लेकिन जहां पे हम मेंडल की स्टडी कर रहे हैं वहां पे हम इसको फैक्टर बोलेंगे। तो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, इसका मतलब है कि जो जीन है इसके जो एलील होते हैं ये कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। पेयर मतलब कि दो होते हैं। तो दो एलील होते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, दो एलील से क्या बनेगा, ये एक जीन। कितने एलील है, यहाँ पे भी दो एलील हैं, दो एलील से क्या बनेगा, एक जीन बनेगा। क्या बनेगा, जीन। और जीन को मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने जीन को कहा फैक्टर। तो ये हो गया आपके पास लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो दिस इज मेंडल्स फर्स्ट लॉ, ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है, लेकिन इसको नाम किसने दिया, बाय कॉरेंस। कॉरेंस ने इसको फर्स्ट लॉ का नाम दिया। मेंडल ने कोई भी नाम नहीं दिया था, लॉ के नाम से कोई भी नहीं दिया था, उन्होंने जस्ट स्टेटमेंट्स दी थी। तो बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो लॉ है इसका नाम जो है सेग्रीगेशन, यही इसकी डेफिनेशन है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना। तो इसको हम बोलेंगे सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या है ये, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना या अलग होना। सेपरेट होने को क्या बोलेंगे हम, दैट इज सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बात करते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हमें इतना पता है कि एक जीन में एलील होते हैं कितने, दो एलील एक जीन में होते हैं। कितने होते हैं, दो। तो इसको इंडिकेट कर लेते हैं यहाँ पे, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये है आपके पास प्योर टॉल, दिस वन इज प्योर टॉल। और दूसरा आप ले लेते हैं स्मॉल स्मॉल टी, ये कैसे आपके पास प्योर ड्वार्फ है, मतलब कि ऐसा प्लांट इसकी ग्रोथ बहुत कम होगी और ये काफी टॉल प्लांट होगा। तो दो एलील ऑफ जीन, जब हम इसकी क्रॉसिंग करेंगे तो एक कैरेक्टर यहां से आएगा, एक कैरेक्टर यहां से, मतलब एक एक एलील अपना शेयर होगा। तो एक ये बन जाएगा और दूसरा इधर बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपके पास ऑन द होल F1 जनरेशन जो है वो क्या बनी, आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि
टू एलील्स, एक जीन में कितने एलील हैं? 2, तो वो हमें पता है। टू एलील्स ऑफ अ जीन, ये कैसे इकट्ठे रहेंगे? कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर, क्योंकि इसके पास टॉलनेस का, इसके पास ड्वार्फनेस का है, तो इनमें ये टॉलनेस के लिए है और ये ड्वार्फ, मतलब कि 2 जीन। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस वन। आधे कैरेक्टर, क्योंकि 50% जो कैरेक्टर्स आते हैं वो फादर से आ रहे हैं और 50% जो आ रहे हैं वो मदर से आ रहे हैं। मतलब 50% जो यहाँ पे मतलब जो एक जीन का एलील है इधर आ रहा है, एक मदर से एक फादर से। तो यहाँ पे एक जीन में कितने एलील है? 2, और हर एक एलील का अपना कैरेक्टर होता है, अपने कैरेक्टर को ये रेगुलेट करता है, एक टॉलनेस के लिए और दूसरा ड्वार्फनेस के लिए है। रहते ये इकट्ठे हैं, स्टे टुगेदर इन द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल में ये इकट्ठे हैं, ठीक है, इकट्ठे हैं। लेकिन जब गैमीट की फॉर्मेशन होनी होगी तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, ताकि गैमीट के पास कितने रहे? ओनली 1 रहे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैसे होंगे ये। कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें तो ये वाला अलग हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये क्या आपके पास, मतलब जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी होती है उस टाइम पे क्या होते हैं? हाफ हाफ एलील हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके पास म्योसिस हो रही है तो म्योसिस में जो सेल्स होते हैं 50% ही जो ये डीएनए होता है या क्रोमोसोम्स होते हैं 50% ही ट्रांसमिट होते हैं, जो ये एग है या स्पर्म होते हैं। तो जो गैमीट्स होते हैं इनमें 50% रहता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं टोटल। 46 में कैसे हुए 46? 44 प्लस एक्स एक्स एंड 44 प्लस एक्स वाई, तो टोटल हो गए 46, जिनमें जो एग है या स्पर्म है उसमें इसके हाफ रहते हैं। तो कितने रहेंगे? 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा, जैसे भी होगा, लेकिन हाफ होगा। मतलब 46 का हाफ कितना रह गया? 23। तो गैमीट्स में ये हाफ ही रहते हैं। क्यों हाफ रहते हैं? क्योंकि जब दोबारा फिर से फ्यूजन होगा स्पर्म और एग का, फिर से डबल हो जाएंगे, मतलब फिर से डिप्लॉयड बन जाएगा। तो जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। नोट दैट पॉइंट, जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उनमें हाफ ही जो जीन होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। बट मेंडल को ये सब चीजें नहीं पता थी। मेंडल को सिर्फ इतना पता था कि ये कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें एलील इकट्ठे रहते हैं, और जब गैमीट की फॉर्मेशन होनी होती है तो सेपरेट होते हैं। इतनी बात मेंडल को पता थी। तो इसी को उन्होंने नाम दे दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो 2 एलील होते हैं एक जीन में, भले ही एक दूसरे के साथ साथ रहते हुए, लेकिन जब म्योसिस होती है, म्योसिस में मतलब कि जब जीन ने हाफ होना होता है, जब जो डीएनए जो इसका क्रोमोसोम कंटेंट हाफ रहेगा, उस टाइम पे ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि एक अच्छा वाला दोस्त है, एक बुरा वाला दोस्त है, बेशक दोनों साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन उनके आपस में कैरेक्टर साझे नहीं हो रहे। वो अपनी अपनी आइडेंटिटी को, अपनी अपने कैरेक्टर्स को रेगुलेट कर रहे हैं, अपने अपने कैरेक्टर को वो प्रिजर्व करके रख रहे हैं। जो उनका कैरेक्टर जब वो अपने अपने घर जाएंगे तो एज जो उनकी नेचर है वैसे वो बिहेव कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेशक 2 एलील एक जीन के इकट्ठे भी रहें, उसके बावजूद भी जब उनको मौका मिलेगा गैमीट फॉर्मेशन में, मतलब अगली जनरेशन को बनाने में, तो अपने कैरेक्टर को उस टाइम पे एक्सप्रेस करेंगे। तो उस टाइम पे वो सिर्फ अपना एक ही एलील रखेगा और उस एलील का अपना कैरेक्टर होगा, वो शेयर नहीं करेगा। ये नहीं कि साथ में रहे तो उसके जैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये अपने कैरेक्टर को रेगुलेट करके रखेगा, अपने कैरेक्टर की जो आइडेंटिटी है उसको बना के रखेगा। तो यहाँ पे आपके पास इसको शो कर लेते हैं कि कैपिटल टी ये फादर हो गया, ये मदर हो गया, ये मदर का ले लेते हैं, ये फादर का ले लेते हैं। तो जब इसमें मिक्सिंग हुई, मतलब हाफ हाफ पेरेंट, हाफ फादर, हाफ मदर से आया, मतलब इसका टी रह गया, इसका टी ही रह गया, इसका ये वाला आया, दोनों इकट्ठे आ गए। और जब इनको मौका मिलेगा गैमीट की फॉर्मेशन का तो ये कैसे बनेंगे? ऐसे। तो आगे की जो हमारे पास जनरेशन बनेगी, मतलब इसकी जो मैरिज है आगे नेक्स्ट जनरेशन में होगी, तो ये अपने अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करवाएंगे।
ये क्रॉस में नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ आपको। फिलहाल इतना समझो कि यहाँ तक हमने पढ़ा है अभी तक कि ये जो गैमीट्स होते हैं ये अपने कैरेक्टर की आइडेंटिटी, अपने अपने एलील की आइडेंटिटी, अपने अपने कैरेक्टर की टॉलनेस है, ड्वार्फनेस से इसकी आइडेंटिटी को बना के रखेंगे। जब मौका मिलेगा तो ये उनको एक्सप्रेस भी करवाएंगे। मतलब कि जब टीचर क्लास से बाहर तो बच्चे अपनी शैतानी करना शुरू। तो ये मतलब उनकी शैतानी खत्म नहीं हो जाएगी टीचर के आने से, जस्ट थोड़े टाइम के लिए वो चुप हैं, थोड़े टाइम के लिए वो अपने आप को शरीफ शो कर रहे हैं। तो ये होता है आपके पास डोमिनेंस की, जो डोमिनेटिंग होगा वो यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब इनको मौका मिलेगा गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे तो ये अपने अपने कैरेक्टर को प्रिजर्व कर रहे हैं, रख रहे हैं, और उस टाइम पे वो एक्सप्रेस भी करेगा। सेपरेट होंगे तो एक्सप्रेस भी करेंगे।